नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के बीच पिछले लंबे समय से तनातनी जारी थी। मुख्यमंत्री और उनके कई समर्थक विधायक सांसद नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान दिए जाने के खिलाफ थे। पिछले कई दिनों से दिल्ली से लेकर पंजाब तक बैठकों का दौर चलता रहा। पार्टी ने जिन 4 नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है उनमें कुलजीत नागरा, सुखविंदर सिंह डैनी, संगत सिंह और पवन गोयल का नाम शामिल है। नवजोत सिंह सिद्धू राज्य के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। क्रिकेट से राजनीति में आए सिद्धू पंजाब सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वो बीजेपी की ओर से अमृतसर लोकसभा सीट से 2004 से लेकर 2014 तक सांसद भी रह चुके हैं। आज संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सत्र में मोदी सरकार का स्वरूप बदला है क्योंकि मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए गए हैं। कई मंत्रियों की जिम्मेदारी भी बदली गई है। ऐसे में मंत्रियों के सामने विपक्ष के सवालों का सामना करने की बड़ी चुनौती होगी। आज की कार्रवाई के दौरान लोकसभा में सबसे पहले 4 नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद नए मंत्रियों का परिचय करवाया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार में जो नए मंत्री बने और जिनका प्रमोशन हुआ है उन सभी मंत्रियों को आज सुबह 10:45 पर लोकसभा में पहुंचने को बोला गया है। उधर विपक्षी दल सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मिसमैनेजमेंट, किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम और चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। ये जरूर कहा गया है कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद मानसून सत्र का हंगामेदार होगा तय माना जा रहा है। बीते दिन हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से स्वस्थ और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। इस बैठक में कृषि कानूनों के विरोध में मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाली शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल भी शरीक हुई। बैठक के बाद हरसिमरत कौर ने कहा कि सभी पार्टियों ने कहा है कि किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है और इसको हल किया जाए। सदन तब चलेगा जब लोगों के मुद्दों को हल किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में 2 वित्तीय विधेयक समेत 31 विधेयक पेश किए जा सकते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम से एक दुखद खबर सामने आई, जिसमें खावसपुर में अचानक एक 3 मंजिला इमारत भरभराकर ढह गई। इस हादसे में दर्जनों लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर रात भर से रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। मामले में डीसीपी ने बताया कि हमें एक इमारत के ढहने की सूचना मिली थी। दमकल विभाग और पुलिस विभाग मौके पर मौजूद है। बचाव अभी भी चल रहा है। गांव खावसपुर में कार्गो डीलक्स कंपनी परिसर में ये 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई, जिसमें कुछ श्रमिक रह रहे थे। कई दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार को राहत मिली। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी करते हुए भारी बारिश की संभावना जताई थी। आईएमडी ने बताया था कि उत्तर भारत के कई राज्यों में 18 से 21 जुलाई के बीच में तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बीती रात धीमी गति से बारिश होने के बाद सुबह से भारी बारिश हो रही है। कुछ ही देर की बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिससे गाड़ियां रेंग रेंग कर आगे बढ़ी। इसके अलावा हरियाणा में भी बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन को 26 जुलाई तक 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। जारी किए गए नए दिशा निर्देश 26 जुलाई सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। हालांकि इसमें नियमों में और छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू सप्ताह के सभी दिनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। साथ ही रेस्टोरेंट्स, बार, क्लब के संचालन के घंटे भी बढ़ा दिए गए हैं।
प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि इस समय देश की आबादी 140 करोड़ है और उसे 280 करोड़ होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। कंवरपाल ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। केंद्र सरकार को इस पर विचार करके सभी पार्टियों को राष्ट्रहित में सहमति बनाकर विचार करना चाहिए। देश में जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है वो एक बड़ी समस्या है। देश में इतने संसाधन नहीं है कि सबका काम चल सके। हरियाणा में पंचायती चुनाव पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कुछ लोग चुनाव को लेकर कोर्ट में गए हैं, वहां से स्थिति क्लियर होते ही चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं 9th से लेकर 12th तक के स्कूल खोलने पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि कोरोना को लेकर जो नियम पहले लागू थे वो सभी नियम लागू हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार इस पर नजर रखे हुए है। जैसी परिस्थितियां होंगी वैसे निर्णय लिए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो स्कूल बंद भी किए जाएंगे। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने मानसून सत्र के दौरान संसद घेराव का आह्वान किया था। इसी कड़ी में किसानों की दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस दौरान पुलिस ने किसानों को मनाने की पूरी कोशिश की। पुलिस चाहती है कि किसान संसद के बाहर के बजाय अपना प्रदर्शन कहीं और कर लें। इसके लिए उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक के बाद किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि हमने पुलिस से कहा है कि 22 जुलाई को 200 लोग संसद जाएंगे और वहां किसान संसद चलाएंगे। हमने संसद के घेराव की बात कभी नहीं कही। हमें उम्मीद है कि हमें अनुमति मिल जाएगी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और किसानों के बीच जीटी करनाल रोड स्थित मंत्रम होटल और रिजॉर्ट में बैठक हुई। ये बैठक बहुत अच्छे माहौल में हुई और दोनों पक्षों में धैर्यपूर्वक शांति से एक दूसरे के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल रेवाड़ी रेलवे रोड पर निर्माणाधीन आरओबी के कार्य का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि आरओबी का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में ईएसआई अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि केंद्र की योजना होने की वजह से इसमें देरी हो रही है, लेकिन अब इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। फुरतला से विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने कहा कि कांग्रेस किसानों को लेकर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिन मंसूबों को लेकर किसानों का मुद्दा उठा रही है वो उसमें कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि देश आजाद होने के बाद कांग्रेस ने 70 सालों से देश का नेतृत्व किया, लेकिन किसानों की दिशा पर सुधार नहीं किया गया। मौजूदा सरकार किसान हितैषी है, क्योंकि जब से केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में मनोहर सरकार आई है तब से किसानों के साथ साथ सभी वर्गों का विकास हुआ, जो कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। नयनपाल रावत फतेहपुर बिल्लौच गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर हवन किया और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया। इधर सिरसा के बरनाला रोड पर किसानों की रिहाई की मांग को लेकर लघु सचिवालय के मुख्य गेट पर परसों से ही किसानों का धरना लगातार जारी है। रविवार को किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक 5 किसानों की रिहाई नहीं होती, किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे रद्द नहीं होते, तब तक वो आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। वहीं धरने पर बैठे किसानों ने रविवार को सड़क पर टेंट लगा दिए। किसानों के धरने को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के काफिले पर हुए हमले के बाद 5 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनकी रिहाई के लिए धरना दिया जा रहा है। बाईस जुलाई को किसानों के होने वाले संसद मार्च में शरारती तत्व और खालिस्तानियों के घुसने के इनपुट मिलने से किसान नेता फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं।
जिसके 22 जुलाई को संसद मार्च में शामिल होने वाले किसानों के पहचान पत्र बनाए जाएंगे। जत्थेबंदी का लीडर मार्च में शामिल होने वाले हर किसान की पहचान करेगा। आंदोलन में शामिल सभी जत्थेबंदियों से रोजाना 5-5 किसान संसद मार्च में शामिल होंगे। यानी 22 जुलाई से रोजाना 200 किसान संसद मार्च के लिए दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार किसानों को गिरफ्तार करेगी तो भी किसान मार्च नहीं रोकेंगे। किसान हर हाल में संसद मार्च को पूरा करेंगे। आपको बता दें कि करीब 8 महीने से कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी के पंजाब फतेह वाले बयान पर भी किसान नेता अमरीक सिंह ने कहा कि किसानों का चुनाव से कोई सरोकार नहीं है। किसान तो सिर्फ कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं और कृषि कानूनों के वापस होने के बाद ही आंदोलन खत्म होगा। सोनीपत में ट्रीमैन के नाम से पहचाने जाने वाले देवेंद्र सूरा की पहल ने अब एक आंदोलन का रूप ले लिया है। देवेंद्र सूरा की पहल पर सोनीपत के गांव उल्लैदपुर में पंचायती भूमि पर 500 पेड़ का ऑक्सीजन बाग लगाया गया। इस दौरान जिले के उच्च अधिकारी समेत अन्य लोगों ने भी अपनी सहभागिता दर्ज की। आपको बता दें कि देवेंद्र सूरा ने चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत होते हुए अपनी सैलरी का सारा पैसा नर्सरी तैयार करने और पौधारोपण में लगा दिया, जिसके बाद वो हर उम्र के लोगों के लिए मिसाल बनकर उभर रहे हैं। ऑक्सीजन बाग में पौधारोपण करने के लिए पहुंचे डीसी, एसडीएम और पर्यावरणविद ने उनके कार्य की तारीफ करते हुए भविष्य में उन्हें ज्यादा से ज्यादा मदद देने का आश्वासन दिया। रेवाड़ी में किन्नर समाज ने ज्वेलर्स पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। किन्नर समाज ने बताया कि वो ज्वेलर्स से अंगूठी लेने गए थे। लेकिन ज्वेलर्स ने उन्हें असली बताकर घटिया क्वालिटी की अंगूठी दी और बिल भी नकली दिया। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो ज्वेलर के पास गए, लेकिन दुकानदार ने उनकी बातों को नहीं सुना। जिसके बाद वो दुकान के बाहर सड़क पर लेटकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। वहीं ज्वेलर ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पंचकुला में सीएम फ्लाइंग टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हुक्का बार पर छापेमारी की। रात करीब 1 बजे डीएसपी सिद्धार्थ ढांडा की अगुवाई में टीम ने सेक्टर 11 और सेक्टर 9 के हुक्का बार में कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान हुक्कों में भरे जा रहे फ्लेवर की भी सैंपलिंग ली गई। डीएसपी सिद्धार्थ ढांडा ने बताया कि हुक्का बार में कोविड नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी नदारद थी। आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक किसी भी जगह पर क्षमता से 50% लोग ही जमा हो सकते हैं, लेकिन यहां क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद थे। फतेहाबाद में एक महिला का वीडियो सामने आया जिसमें उसने अपना गला ब्लेड से काट रखा है और वो एक गेट को जमकर पीट रही है। दरअसल महिला एक शादीशुदा शख्स के साथ लिव इन में रह रही थी। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि शादीशुदा व्यक्ति उसके साथ लिव इन में था, लेकिन अब छोड़कर भाग आया। इसके बाद महिला उसके घर के बाहर पहुंच गई और अपनी गर्दन पर प्लेट मार लिए, जिससे उसका खून बहने लगा। जिसके बाद एम्बुलेंस आई और उसे नागरिक अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसकी गंभीर हालत देखते हुए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इधर सिरसा में गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग को लेकर शनिवार को किसानों की महापंचायत हुई थी, जिसे लेकर हरियाणा रोडवेज की 30 बसों को प्रशासन ने रोडवेज विभाग से लेकर पुलिस लाइन में तैनात कर दिया, जिसका नुकसान क्षेत्र की जनता को उठाना पड़ा। 30 बसों की पुलिस लाइन में तैनाती से लोकल रूट पर बस सेवा पूरी तरह से प्रभावित दिखी। किसी भी लोकल रूट पर बस नहीं होने से रोडवेज प्रशासन को इसका नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि रविवार सुबह 10 बसों को वापस रोडवेज डिपो में भेज दिया गया, लेकिन इससे भी पूरी तरह से लोकल रूट शुरू नहीं हो पाए, जिससे इस रूट पर आने वाले बसों के चलते उसकी कम फ्रीक्वेंसी पर लोगों को परेशानी हुई।
प्रदेश भर में लगातार दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पलवल से सामने आया, जिसमें एक भाभी ने अपने ही देवर पर रेप का आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप है कि देवर ने एक अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। करीब 3 साल तक इस वीडियो का हवाला देते हुए उसके साथ रेप हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भूला चीका में तहसील और कोर्ट के रास्ते में पड़े बिजली के खंभे की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई और मौके पर बिजली विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। परिजनों ने बताया कि पिछले 1 महीने से रास्ते में गिरे खंभे को ठीक करवाने का बिजली विभाग ने सोचा भी नहीं। वहीं परिजनों ने बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पंचकुला के बंदर घाटी के पास के जंगल में एक बच्ची का शव बरामद हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हालांकि अभी तक बच्ची की पहचान नहीं हो पाई है। फरीदाबाद में मंत्री के भांजे और पार्षद पति की दबंगाई सामने आई। बताया जा रहा है कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। दरअसल मंत्री के भांजे पीड़ित इंजीनियर से अक्सर गाड़ियों की डिलीवरी जल्दी और गाड़ियों पर डिस्काउंट लिया करते थे। जब इंजीनियर ने किसी काम के लिए मंत्री के भांजे को मना किया तो उसे सेक्टर 28 की पुलिस चौकी में बुलाकर उसके साथ मारपीट की। हैरानी की बात यह है कि पूरी घटना पुलिस चौकी में पुलिस कर्मियों की आंखों के सामने हुई। घायल युवक को जब अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पूरे मामले को देखते हुए पुलिस ने घायल के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर सोनीपत के गांव मूर्थल स्थित आरके कॉलोनी में एक हत्या की खौफनाक वारदात सामने आई, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को स्लो पॉइजन और नशीली दवाइयां खिलाकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करने की मांग की है। मूर्थल थाने के एएसआई पवन कुमार ने बताया कि वारदात के बाद से ये आरोपी रचना और अखिलेश फरार हैं, जिनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। बहादुरगढ़ में पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोर गिरोह को लेकर कामयाबी हासिल की। पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी ने बताया कि ये दोनों आरोपी चोरी को लेकर आगे की योजना बना रहे थे। वहीं उनके कई साथी अभी भी फरार हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के जरिए उनके बाकी साथियों की तलाश कर रही है। बहादुरगढ़ में भी बारिश अचानक मौसम बदला, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। गोहाना में बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। बारिश के चलते फसलों की रोपाई में तेजी आई। वहीं अच्छी फसल के चलते अब मजदूरों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। मजदूरों ने बताया कि कोरोना काल के चलते वे घर चले गए थे, उनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन अब नरमा और धान की फसलों को लगाने में तेजी आई है और उनको रोजगार के लिए आगे की उम्मीद जगी है। पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से आज लोगों को कुछ राहत मिली। फतेहाबाद में मौसम ने करवट ली और आसमान में राहत की बूंदें धरती पर पड़ी। करीब आधा घंटा हुई तेज बरसात से जहां एक और लोगों ने राहत की सांस ली, तो वहीं खेतों में झुलस रही फसलों को भी नया जीवन मिला। बरसात से किसानों के चेहरे खिले दिखाई दिए। तेज बरसात ने प्रशासन के दावों को धोकर रख दिया। जगह जगह पर जल भराव देखा गया। गलियां नहरों में तब्दील हो गईं।
पंचकुला में मोरनी हिल्स के पास तेंदुआ दिखने के बाद लोगों में डर का माहौल बन गया। तेंदुए की वीडियो साफ दिखाई दे रही है कि वो 15 से 20 मिनट तक सड़क किनारे बैठा रहा। सोनीपत के गांव खेवड़ा में एक निजी स्कूल में यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू हुई, जिसमें देश भर से 32 राज्यों से लड़के और 29 राज्यों से लड़कियों की टीमों ने भाग लिया। ये चैंपियनशिप 6 दिनों तक चलेगी, जिसमें कुल 180 लड़कियां और 300 लड़के भाग ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप को हरियाणा बॉक्सिंग संघ द्वारा करवाया जा रहा है। हरियाणा बॉक्सिंग संघ द्वारा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में यूथ और जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 23 जुलाई तक चलेगा। इस प्रतियोगिता में देश भर के अलग अलग राज्यों से 500 के करीब खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। रविवार को खिलाड़ियों ने जमकर जोर आजमाइश की। प्रथम दिन यूपी के खिलाड़ी ने पंजाब के खिलाड़ी को हराकर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विजय हासिल की। इस दौरान खिलाड़ियों और उनके कोच में अच्छी खासी खुशी देखने को मिली। करनाल के कुड़क गांव की रहने वाली 21 साल की छात्रा ने अपने घर में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में किसी को अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया। वहीं परिजनों का कहना है कि छात्रा मानसिक रूप से परेशान थी। वहीं छात्रा की सुसाइड के बाद परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। करनाल के काछवा रोड पर 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर होने से 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि गाड़ी में बस्ताड़ा गांव का परिवार मातम से वापस आ रहा था, जबकि दूसरी गाड़ी में पंजाब का रहने वाला परिवार जा रहा था। तभी ओवरटेक की वजह से दोनों में टक्कर हो गई। गोहाना में हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ। अहमदपुर माजरा गांव में खराब फसलों का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी और बीजेपी नेता। नहर टूटने से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल हुई थी खराब। गोहाना के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 में सीसीटीवी लगाने का इंतजार और आगे बढ़ गया है, क्योंकि संबंधित एजेंसी ने एडवांस भुगतान न मिलने पर सीसीटीवी लगाने से मना कर दिया है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने वार्ड में सीसीटीवी के साथ बाहर एक एलईडी लगवाने का निर्णय लिया था, ताकि परिजन अपने मरीजों की स्थिति वार्ड के बाहर बैठे लाइव देख सकें। अंबाला में एक 14 वर्षीय बच्चे ने एक्टर बनने की चाह में खुद के अपहरण का नाटक किया, लेकिन पुलिस ने बच्चे को 2 घंटे में रेस्क्यू कर उसके परिजनों को सौंप दिया। जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के शुरू होने से 5 दिन पहले ही 2 एथलीट ओलंपिक विलेज में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ओलंपिक आयोजन समिति के अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को भी एक शख्स को कोविड संक्रमित पाए जाने के बाद खेल आयोजन और ओलंपिक विलेज से दूर कर दिया गया था। बता दें कि 5 दिन बाद यहां खेलों के शुभारंभ में हजारों एथलीट और अधिकारी मौजूद रहेंगे। इतनी बड़ी कड़ी निगरानी के बीच संक्रमित के मिलने से